मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी के हवाले से बात करेंगे। और रोटेशन में सबसे पहले जो है वो मैं आपको बता दूं कि रिजिड बॉडी के मोशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। दो चीज़ें हैं, एक तो सर्कुलर पाथ में अगर कोई पार्टिकल मूव करे तो उसके सर्कुलर मोशन को किस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके लिए हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इस तरह वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जब जाता है तो उसकी जो रेफरेंस लाइन है वो एंगल फाई सबटेंड करती है। रेफरेंस लाइन का मतलब ये है कि कोई पार्टिकल हो, चाहे कोई रिजिड बॉडी हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर सिंगल पार्टिकल हो तो उसका, और अगर रिजिड बॉडी हो तो रिजिड बॉडी के ऊपर किसी भी पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेफरेंस लाइन कहलाता है। ठीक है, रेफरेंस। अब जो रेफरेंस लाइन है, जब बॉडी रोटेट करेगी अबाउट एन एक्सिस या सिंगल पार्टिकल रोटेट करेगा तो जो रेफरेंस लाइन है वो भी रोटेट करेगी। तो रेफरेंस लाइन के मोशन से हमें पता चल जाएगा कि बॉडी का रोटेशनल मोशन क्या है। बहुत ज़्यादा इसकी मतलब बारीकबीनी से नहीं जाना, हमने सिर्फ ये पता चला लेना है। जो बात मैं आपसे बोल रहा हूँ वो ये है कि जब कभी भी आपने किसी सिंगल पार्टिकल या किसी रिजिड बॉडी का मोशन किसी भी एक्सिस के अबाउट डिस्क्राइब करना है तो आपको एक पार्टिकल रिजिड बॉडी के ऊपर ले लेना है, और अगर सिंगल पार्टिकल है तो वेल एंड गुड। तो उस सिंगल पार्टिकल या रिजिड बॉडी के ऊपर जो आपने पार्टिकल या पॉइंट कंसिडर किया है उसकी उससे परपेंडिकुलर लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान लगानी है, जिसको उसकी रेफरेंस लाइन कहेंगे। जब वो रेफरेंस लाइन हमें मिल जाए तो अब रेफरेंस लाइन हमें हर चीज़ बताएगी कि सबसे पहले वो हमें बताएगी कि उस बॉडी ने उस एक्सिस के अबाउट घूमते हुए कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर किया है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाई या थीटा से डिनोट करते हैं, इस किताब में उसने थीटा से डिनोट किया हुआ है। और जब वो बॉडी रोटेट करेगी अबाउट एन एक्सिस या किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो वो जो सिंगल पार्टिकल है जो हमने कंसिडर किया हुआ है वो इस तरीके से सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और जो रेफरेंस लाइन है वो भी सर्कुलर पाथ के प्लेन में मूव करेगी। और इससे हमें पता चल जाएगा कि रेफरेंस लाइन ने कितना एंगल कवर किया है। अगर सपोज़ करो वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए रेफरेंस लाइन यहाँ से यहाँ तक गई है और ये डिस्टेंस उसने एस कवर किया है अलॉन्ग द सर्कल उस पॉइंट ने, तो रेफरेंस लाइन ने एंगल कितना सबटेंड किया है ये मालूम करने के लिए बड़े आराम से हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे लिखा है तो एस इज़ इक्वल टू आर फाई। इसमें याद रखना है कि ये जो फाई है ये रेडियंस में आपने लेना है। ठीक है, अब एमसीक्यू पॉइंट के हवाला से हम यहाँ पे डिस्कस कर लें कि किसी भी जगह के ऊपर या किसी भी सिचुएशन में अगर हमें सर्कुलर आर्क मालूम करनी है, एंगल का पता है, रेडियस का पता है, तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इससे एंगल कितना सबटेंड हुआ होगा ये भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से इसी फार्मूले की जो मैनिपुलेशन है उससे मालूम हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा रह गया हमारे पास इसका यूनिट। तो रेडियन यूनिट यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है, सब लोग आप इससे फेमिलियर हैं, और कोई भी एंगल यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है इससे भी आप लोग फेमिलियर हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं यहाँ ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहा हूँ। आपने जनरल डिस्कशन जो हमारी होगी लेक्चर में उसके ऊपर जो है ना वो आपने फुली कंसंट्रेट करके डिस्क्राइब करना है चीज़ों को। ये उसका कन्वर्जन फैक्टर है, ये भी याद रखना है। एंगुलर वेलोसिटी, अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में हमने बताना होता है कि कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड जो है वो
ये एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। ये सिंपल आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई कि जब आप कह रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी आप बता रहे हैं, तो एक्चुअली आप बता रहे हैं कि वो बॉडी कितना फास्टली मूव कर रही है सर्कुलर पाथ के अलोंग, या वो बॉडी जो है वो अपने एक्सेस के अबाउट कितनी तेज़ी से जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको कवर कर रही है। यानी यही है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड का मतलब। ये कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखना है, ताकि जब कभी भी कोई एमसीक्यू पूछा जाए तो उसके मुतालिक जो है वो आपको इसका आइडिया हो। ये तो फार्मूला है, ठीक है। ये उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है, वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट माइनस फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो या फाइनल माइनस इनिशियल कर लें। उसकी वजह यह है कि हमारी जो यूजुअल नोटेशन है वो फाइनल यानी बड़े में से छोटा, यानी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू से हम करते होते हैं। ये डिस्क्रिप्शन उस वक्त आपके पास वैलिड होगी जिस वक्त हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि एट एनी टाइम टी जो है वो रेफरेंस लाइन यहाँ पे है, एट एनी टाइम T1 रेफरेंस लाइन यहाँ पे है, T2 रेफरेंस टाइम पे रेफरेंस लाइन यहाँ पे चली गई है। तो ये वाला एंगल जो है वो थीटा क्या होगा, या डेल्टा थीटा इसको अगर मैं कह लूँ, तो वो इनिशियल पोजीशन से पहले टाइम जो रेफरेंस लाइन है उसका एंगल जिसको हमने थीटा 1 कहा, और दूसरे टाइम रेफरेंस लाइन का एंगल है जिसको हमने थीटा 2 कहा। तो इस तरीके से डेल्टा थीटा मालूम हो गया। बस वो जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वेलोसिटी की बताई है वो आपने बताना है। अगर फंक्शनल फॉर्म दी हुई हो, यानी थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको गिवन है, तो फिर उस सूरत में किसी भी लम्हा एंगुलर वेलोसिटी मालूम करने के लिए आपने इसका टाइम डेरिवेटिव लेना है। ये बात याद रखनी है। अच्छा, अब इसकी जो डायरेक्शन है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले वो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के हवाला से बात करेगा, वो भी आपने देख लेनी है। जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमें बताती है, जो अभी मैंने आपको बताया कि कितना एंगल सबटेंड करती है कोई भी बॉडी किसी भी रिजिड बॉडी की या सिंगल पार्टिकल की रेफरेंस लाइन पर सेकंड। जबकि लीनियर वेलोसिटी जो है इसका ताल्लुक चूँकि डिस्टेंस कवर्ड के साथ होता है, तो याद रखना कि एक तो लीनियर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमारे जहन में ये होता है कि जैसे ये पार्टिकल सिंगल लाइन में डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वी एक्स हो जाता है डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। आमतौर पे ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव करता है तो लीनियर वेलोसिटी का क्या मतलब है। लीनियर वेलोसिटी का ये मतलब है कि वो बॉडी जो है वो सरकमफ्रेंस, जिस सर्कल के अबाउट वो पॉइंट मूव कर रहा है या सर्कुलर पाथ में सिंगल पार्टिकल मूव कर रहा है, तो सर्कल की सरकमफ्रेंस के अलोंग उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में, इसका रेशो लेंगे तो ये एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी। लीनियर वेलोसिटी, ठीक होगी बात। अब ये आपने ध्यान रखना है, लीनियर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि जो सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल मूव करे तो उसके पास लीनियर वेलोसिटी होती है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी असल में हम इसकी जो है वो कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी होती है किसी भी लम्हा वेलोसिटी, और ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया डेल्टा एस और डेल्टा टी वाला, सिर्फ उसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। ये बात तज़किरा आ भी गया फंक्शनल फॉर्म का, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल फॉर्म जो है वो किस तरीके से होती है, ठीक होगी बात। अब हम जाते हैं एंगुलर वेलोसिटी एज अ वेक्टर, यानी वेक्टर के तौर पे उसको डिस्क्राइब करना है हमने। अच्छा, वो एक्स एक्सिस जो है वो कोई भी एक्सिस हम कंसिडर कर लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जी एक्सिस। अब चूंकि रोटेशनल मोशन जो है वो अबाउट सम एक्सिस होता है, और वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको किसी एक्सिस के अलोंग लेना होता है। एक्स के ले सकते हैं, वाई के अलोंग ले सकते हैं, जेड के अलोंग ले सकते हैं। यूजुअल प्रैक्टिस ये है, आम तौर पे प्रैक्टिस ये है कि वो वाई एक्सिस के अलोंग इसको लेते हैं। तो फिर यहाँ पर इस किताब वाले ने ओमेगा जेड लिखा हुआ है अलोंग जेड एक्सिस होने की वजह से इसको, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर की अगर बात करेंगे तो फिर उसकी डायरेक्शन हमें बतानी पड़ेगी।
अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर जो ओमेगा है, इसके पास दो चीज़ें होंगी, ओमेगा इसकी मैग्नीट्यूड और ओमेगा हैट इसकी डायरेक्शन। तो दो बातें आपने याद रखनी इसके बारे में। नंबर वन कि जो मैग्नीट्यूड है वो तो वही है जो अभी मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये ओमेगा है। जब हम इसके साथ इसकी डायरेक्शन एसोसिएट कर देंगे तो ये वेक्टर बन जाएगा। और डायरेक्शन कैसे एसोसिएट करनी, डायरेक्शन आपने राइट हैंड रूल से एसोसिएट करनी है। अगर आपका बॉडी जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस सूरत में अपवर्ड, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो अपवर्ड, और क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो डाउनवर्ड। अब ये अपवर्ड डाउनवर्ड का कॉन्सेप्ट जो है ना बड़ा अजीब सा है। आपको कैसे पता चलेगा ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड? नहीं, हमने इसको जनरलाइज रखना है। जनरलाइज कैसे रखना है, हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने राइट हैंड में इस तरीके से पकड़ना है कि आपकी उंगलियां जो है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कर्ल कर जाएं। जो ही वो इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कर्ल करेंगी तो आपका थंब जो है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो फिर जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो फिर मैं उसको ओमेगा जेड कह लेता हूँ। अगर ये मैं पॉजिटिव लूँ तो अपवर्ड मीन कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए जो डायरेक्शन बनेगी, और ओमेगा जेड जो है अगर मैं नेगेटिव ले लूँ तो इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती हुई बॉडी की जो राइट हैंड रूल से डायरेक्शन बनेगी वो कहलाएगी नेगेटिव वेलोसिटी। इस तरह एंगुलर एक्सेलरेशन है चेंजिंग वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर सेकेंड, ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप ले लें, पर सेकेंड इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, उसी तरीके से अगर सपोज करो एट टाइम t1 एंगुलर वेलोसिटी एक बॉडी है उसकी ओमेगा 1 है और वो चेंज हो करके एट टाइम 2 ओमेगा 2 हो जाती है, तो फिर उस सूरत में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो है ये डेल्टा ओमेगा हो जाएगा। और अगर सपोज करो ये डेल्टा टी टाइम में चेंज आई है तो फिर उस सूरत में एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो होगा डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी सिंपल। और अगर हम इंस्टेंटेनियस, ये एवरेज होगा। अगर हम इंस्टेंटेनियस मालूम करना चाहें तो वही आपको पता है कि इसमें डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, डी ओमेगा ओवर डी टी। और ओमेगा जो है वो अगेन हमें पता है डी थीटा ओवर डी टी होता है, तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी स्क्वेयर इंटू थीटा स्क्वेयर इफ थीटा एज एन फंक्शन ऑफ टाइम। ये उसने यहाँ पे कैलकुलेशन भी की है उसी इक्वेशन को जो मैंने पहले मेंशन की थी फंक्शनल फॉर्म, उसको कंसिडर करके ये आप लाजमी तौर पे देख लीजिएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन एज अ वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंगुलर एक्सेलरेशन एज अ वेक्टर। क्योंकि मैं दोनों आपको समझाता हूँ, ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी इसकी बताता हूँ और एंगुलर एक्सेलरेशन एज अ वेक्टर भी हम बात करते हैं। ये मैं रेज कर दूँ एक दफ़ा। अच्छा, अब इसके ऊपर गौर कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें आप देखिएगा कि अगर किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी ओमेगा 1 इनिशियल है, ओमेगा 2 फाइनल है और ओमेगा 2 जो है वो लेस देन ओमेगा 1 है, तो फिर उस सूरत में हम कहेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। और बॉडी किधर को रोटेट कर रहा है, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो उस सूरत में जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट होगी, ये इंपॉर्टेंट बात। और अगर स्पीड अप हो रहा है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ओमेगा 1 इज़ लेस देन ओमेगा 2 है, तो फिर उस सूरत में जो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की होगी वही एंगुलर एक्सेलरेशन की होगी। इसी कंसेप्ट को इस ग्राफ में ज़रा हम जल्दी से देख लेते हैं। इस ग्राफ के ऊपर गौर कीजिएगा कि अल्फ़ा जेड ये और अल्फ़ ओमेगा ये। अब हम गौर करें ज़रा, 2 सेकंड तक ओमेगा बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि एंगुलर एक्सेलरेशन की
जो डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, लेकिन आफ्टर 2 सेकंड एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है। आफ्टर 2 सेकंड्स एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कम होते होते ज़ीरो हो गई है, और ज़ीरो होने का मतलब है इसमें अल्फ़ा जो है वो अपोजिट टू है, और ये देखें नज़र भी आ रहा है कि ये यहाँ तक जो है वो नेगेटिव है। ठीक होगी बात। उसके बाद ये ज़ीरो के बाद क्या हुआ भला, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अब चेंज हो गई है। पहले ये थी एंटी क्लॉकवाइज, अब क्या हो गई है, क्लॉकवाइज यहाँ। और एक्सेलरेशन अभी भी नेगेटिव है। उसकी वजह क्या है कि क्लॉकवाइज में एंगुलर वेलोसिटी जो है वो भी डाउनवर्ड होती है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड होता है, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन में वेलोसिटी चूंकि डिक्रीज़ हो रही है, तो वेलोसिटी अगर डिक्रीज़ हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड होगा, और एंगुलर वेलोसिटी भी उस वक्त डाउनवर्ड होगी। तो इसलिए यहाँ पर वो दोनों डाउनवर्ड शो किए हुए हैं, यानी ये ग्राफ जो है वो इस रीजन में बना हुआ है। खैर ये आप देख लीजिएगा अगर कोई मसला हो इसमें। ये अब इक्वेशंस जो हैं करस्पॉन्डिंग टू लीनियर मोशन जो है वो बनाई। मसलन लीनियर मोशन में सबसे पहले इक्वेशन ये होती थी x इज इक्वल टू एक्स नाट प्लस अच्छा चलो वेलोसिटी वाली कर लेते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी कॉन्स्टेंट एंगुलर। अगर कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन हो तो ओमेगा v की जगह ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा वी नॉट की जगह ओमेगा नॉट आ जाएगा, यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इनटू टाइम आ जाएगा। ये इक्वेशन जितनी वो इक्वेशन है सारी की सारी इस पे भी लागू हैं। ये वाली इक्वेशन जो इंटरमीडिएट है, ये सेकंड इक्वेशन है मोशन के करस्पॉन्डिंग, और ये थर्ड इक्वेशन है मोशन के करस्पॉन्डिंग है। ये कंपैरिजन भी उसने दिया, इसको ज़रा अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करना है। ये उसने एक एग्जांपल दी हुई है डिस्क की, बिलो रे डिस्क रोटेट करती है, उसकी जो इक्वेशंस हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करके उसने किया हुआ है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग लाजमी तौर पे देखना है। लीनियर स्पीड इन द रिजिड बॉडी मोशन, जो अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ये लीनियर स्पीड इन द रिजिड बॉडी मोशन वाला शुरू में आपको बता दिया था, एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एस डेल्टा टी आर डेल्टा थीटा। डेल्टा एस और डेल्टा टी के बारे में याद रखना है कि ये एब्सोलूट वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ आर्क लेंथ है, वो जो आर्क लेंथ बना के आपको दिखाया था, विच इज़ इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल। द एब्सोलूट वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल इज दिस एंड इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द, ठीक है, ये अब याद रखनी है बात। ये अगर लीनियर एक्सेलेशन है, यानी वो टाइप ऑफ एक्सेलेशन मौजूद होते हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेलेशन होता है जब आप सर्कुलर मोशन होता है, एक उसमें रेडियल एक्सेलेशन होता है, और जो असल एक्सेलेशन है वो ए है, और वो इस डायरेक्शन में, यानी उनका दोनों का वेक्टर सम है। तो अब जो टेंजेंशियल एक्सेलेशन है, इसके ऊपर गौर कीजिएगा इस फार्मूले के अंदर। ये हमें बता रहा है कि लीनियर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है। इसका मतलब ये है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ये याद है ना आप लोगों को, ये याद रखनी है बात। तो इसलिए फिर इसकी डायरेक्शन जो है वो टेंजेंट के अलॉन्ग होती है, इसलिए इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, और ये डायरेक्शन यहाँ पे उसने शो भी की हुई है। और इसी तरीके से उसके बाद आपके पास जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन का कंपोनेंट और इस तरीके से आ गया। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले सर्कुलर मोशन में थोड़ा बहुत पता है। ये रेडियल एक्सेलेशन है वो हमें पता है, उसका फार्मूला भी, ठीक है ना, इसलिए इसको याद रखना है आपको। ये कुछ एग्जांपल्स उसने कैलकुलेट की हैं, अंडरस्टैंडिंग है। एनर्जी एंड रोटेशनल मोशन जो है वो नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये रोटेशनल एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये वैसे पहले आप देख चुके हैं। इसमें वही तरीक़ाकार है कि एक बॉडी है, उसके छोटे छोटे पीस कर लेते हैं और हर पीस की काइनेटिक एनर्जी मालूम करते हैं। पता कैसे चला कि हर पीस की काइनेटिक एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, जब कोई
पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके पास एक लीनियर वेलोसिटी है जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं। तो हाफ mv² के मुताबिक जो है वो उसके पास, हर पार्टिकल के पास लीनियर वेलोसिटी। तो अगर हमने टोटल रोटेशनल मोशन में किसी भी रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है तो उस सूरत में फिर हम उसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे और हर पीस की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो मालूम कर लेंगे। और यहाँ पे ये फैक्टर आ रहा है रोटेशनल इनर्शिया, तो वो इस रोटेशनल इनर्शिया को अलहदा कर लेना है। तो फिर उस सूरत में आपके पास ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो बन जाएगी K इज़ इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये थोड़ा सा जहन में रखना है, ये आपको इम्पोर्टेंट होगा। ये देखें मैस डिस्ट्रीब्यूशन अगर मुख्तलिफ है, यहाँ पे रोटेशनल इनर्शिया ज़्यादा है क्योंकि मैस डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ है। रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करते हो ना, बस ये बुनियादी फार्मूला ये जहन में रखना है। ये डिस्टेंस है एक्सेस ऑफ रोटेशन से, ये पार्टिकल का डिस्टेंस है एक्सेस ऑफ, और इसका ये स्क्वायर है, ये मैस है। अब देखें ये एक्सेस ऑफ रोटेशन यहाँ पर है, मैस दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है, आर स्क्वायर बड़ा होगा। ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, मैस इधर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, आर स्क्वायर जो है वो बहुत स्मॉल है। तो इस सूरत में मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे स्मॉल होगा। ये उसने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का दिया हुआ है, इसको तसल्ली के साथ, बड़े गौर के साथ जो है वो आपने इन सब को जो है वो देखना है और देख के इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो रखनी है। ठीक है, मेरा ख्याल जनरल इस तरह से यहाँ हमारी सिचुएशन जो है ना वो काफ़ी है। इस चैप्टर का बाकी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर एक्सटेंडेड बॉडीज़ है, ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, शायद किसी जगह पे कैलकुलेट करना पड़े। आसान है, ये सेंटर ऑफ मास जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये ज़रूर करना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मैं आपको बता दूँ लफ्ज़ों में ताकि वो याद रहे, किसी भी एक्सेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बराबर होता है उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस उस बॉडी का टोटल मास इनटू डिस्टेंस, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द सेंटर ऑफ मास एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं इसका कॉन्सेप्ट बता दूँ, ये सेंटर ऑफ मास है और ये पॉइंट है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना चाह रहे थे। ये इन दो के दरमियान जो है वो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमेशा ये बात आपने याद रखनी है। उसने प्रूव भी किया, BSc में चूँकि किया होता है इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, जैसे सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन थी वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन है, लेकिन ये उसी फार्मूले को जनरलाइज़ किया है। जल्दी से मेरे साथ समझ लें, फार्मूला था mr², और अगर ज़्यादा आपके पास पार्टिकल हैं तो mi/r² सम ओवर आई हो जाता है। अब अगर बॉडी कंटिन्यूस है तो फिर जो टुकड़े हैं बॉडी के वो कंटिन्यूस होंगे, तो फिर छोटे छोटे टुकड़े का मास dm रख लिया और उसका स्क्वायर का डिस्टेंस स्क्वायर डिस्टेंस r रख लिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया ओवर द होल बॉडी। और अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो हमें पता है कि जो डेंसिटी है dm/dv स्मॉल एलिमेंट, तो यहाँ पे dm किसके बराबर हो जाएगा, ρdv। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये अगर रो कांस्टेंट है तो ये फिर बाहर आ जाएगी, ये जैसा कि इस फार्मूले में उसने कहा। तो उस सूरत में इंटीग्रेट कर देते हैं ओवर द वॉल्यूम। ठीक है, इंटीग्रेट कर देना है ओवर द वॉल्यूम, तो इस तरीके से ये आसान हो जाएगा। ये उसने उसकी एक एग्जांपल भी कैलकुलेट की हुई है, ये आपने ज़रूर देखनी है। इसका फार्मूला तो पहले वो बता चुका है लेकिन फिर भी आपने इसको बाद में ज़रूर देख लेना। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको आपने याद रखना है, ये MCQ में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, ये एक और बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, सफ़ेयर का यानी साबित किया हुआ है। आपने वैसे याद रख लेना, अगर थोड़ा सा आपको हो कि भाई अंडरस्टैंडिंग हमने इसकी करनी है तो फिर ठीक है। ये समरी जो है ये अब आपके पास यानी एक पेज के तौर पे होनी चाहिए। तो ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।